तो मैं तो राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ कि अपनी जो यात्रा है उनकी जी संघ के कार्यक्रम में आएंगे, संघ से जुड़ेंगे जी तो जरूर उनकी यात्रा है जी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। एक कहावत भी है कि भगत सिंह बोस होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस भी इस जीवन में होना चाहिए, लेकिन मेरे घर पर नहीं, आपके घर पर, पड़ोस में पड़ोसी के होना घर पर चाहिए, होना बिल्कुल ये कहा चाहिए। खुद ने छपवा कर ठीक है बीकानेर विश्वविद्यालय के फॉर्म कि इसको मान्यता दें, अन्यथा आप अपना फॉर्म निकालें। ठीक है और डूंगर महाविद्यालय में चैलेंज करके, घोषणा करके हमने अजमेर विश्वविद्यालय के फॉर्मों के आग लगा दी। 3 अलग अलग कार्यशैली होती है। मेरी कार्यशैली ये है कि जिस कार्य को हमने हाथ में लिया है उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाना है। बिल्कुल तो उस अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए हर एक व्यक्ति संघर्ष करता नहीं, हम संघर्ष करते हैं तो उसको एग्रेसिव का नाम। एक सुबह 5 बजे की घटना में मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था, अच्छे परिवार की बच्ची स्कूटी लिए सुबह 5 बजे मुझे मिलती है, हाथ जोड़कर मुझे कहती है, भाई साहब मैं आपसे विनती करती हूँ मुझे नशा दिला दो। नमस्कार, लॉयन एक्सप्रेस के कार्यक्रम द चेंज मेकर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे नेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने राजनीति के माध्यम से समाज में परिवर्तन की एक अलख जगाई है। आज हमारे साथ हैं भगवान सिंह जी बेड़तिया, जो न सिर्फ राजनीति में अपने संघर्ष की वजह से पहचाने जाते हैं बल्कि विचार की वजह से भी पहचाने जाते हैं। भगवान सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। लॉयन एक्सप्रेस का ये जो कार्यक्रम है इसमें हम चेंज मेकर्स जो लीडर है उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं हरीश बी शर्मा, एडिटर इन चीफ लॉयन एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि मुझे ऐसा मंच उपलब्ध करवाया। मैं इस कार्यक्रम में आप आकर बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। भगवान सिंह जी, दरअसल ये लॉयन एक्सप्रेस के माध्यम से और लॉयन एक्सप्रेस को देखने वाले जो हमारे व्यूवर हैं, दर्शक हैं, उनके लिए भी एक नई बात होगी कि वो भगवान सिंह जी के बारे में जाने, जो हमेशा उनको सड़क पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं है कि भगवान सिंह जी ने न सिर्फ पीएचडी की बल्कि एमए की, बल्कि फॉरेंसिक और मीडिया में भी उन्होंने किया। न सिर्फ आपका विचार बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान है। तो इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रारंभिक रूप से हम आपसे बात करेंगे कि पढ़ते पढ़ते आपको जो राजनीति का चस्का लगा या लोगों के बीच में जाने का, जो लोगों के काम करवाने का जो एक शौक था आपका, वो कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? बीकानेर में पिताजी सरकारी कर्मचारी के नाते आए, बाल्य जीवन से यहीं पर हैं जी उसके बाद में छात्र जीवन, स्कूली शिक्षा में आप जैसे सीनियर्स लोग मिलते रहते थे, विचार परिवार के लोग मिलते रहते थे। सामाजिक रूप से शुरू से ही विचार परिवार दादाजी सब जनसंघ के समय से जी अच्छा। लगे हुए थे। तो मन में कहीं न कहीं इस विचार से जुड़ने की इच्छा थी और सौभाग्य था हमारा, वो दिन अच्छा था कि 99 में डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर का सबसे संभाग का बड़ा महाविद्यालय था, उसमें प्रवेश किया। और उस प्रवेश के दौरान ही विद्यार्थी परिषद के सीनियर लोग मिले, उनके संपर्क में आए और फिर धीरे धीरे इन संगठन से जुड़कर काम करने की इच्छा हुई। लेकिन जब डूंगर महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो मैं, शायद किसी को नहीं पता होगा, उस समय उस डूंगर महाविद्यालय के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा की एक बड़ी लिस्ट काम करती थी। बड़े जंगी लोग कह सकते हैं, चाहे एंटी विचारधारा के लोग हों, लेकिन बड़ी जंगी छात्र राजनीति के लोग थे। उनमें कई लोग जीवन में भी नहीं रहे, उनके लिए भी हम नमन करते हैं, दुखद प्रकट करते हैं। उन लोगों के बीच में काम करना एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी। मैंने शुरू में खुद नहीं, शुरू से नेतृत्व का शौक था। स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, छात्र हितकारी संगठन मैंने खुद ने बनाया और उसमें मैंने साल भर तक काम भी किया। उस समय विश्वविद्यालय आंदोलन को लेकर एक बड़ी मुहिम जो 1970-71 से सीनियर लोग करते रहे थे, उसमें मेरी भी हमारी जो टीम थी उसकी भूमिका रही। और फिर धीरे धीरे सीनियर लोग आए, उन्होंने कहा कि आपकी विचारधारा हमारे से जुड़ी हुई है और आप हमारे साथ मिलकर काम करो। विद्यार्थी परिषद में एक छोटी सी इकाई
डूंगर कॉलेज, डूंगर महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष के रूप में मैंने विद्यार्थी परिषद से अच्छा। संपर्क साधा और काम शुरू किया। ये कब की बात है? ये 2000 के अंदर, हाँ 2001 जनवरी फरवरी के अंदर मेरे को डूंगर कॉलेज इकाई अध्यक्ष का बिल्कुल। बनाया। उस समय स्थिति ये थी कि विद्यार्थी परिषद की सदस्यता लेना तो अलग बात थी, जो सदस्य बन जाता था उसके लिए भी उस कैंपस में घूमना एक अग्नि परीक्षा के बराबर होती अच्छा। थी। उन कम्युनिस्टों के बीच में, एंटी विचारधारा के बीच में हमने हमारे पैर जमाए। विद्यार्थी परिषद की विचारधारा उस कैंपस में खड़ी की। जी। उस कैंपस में ही नहीं, एक संगठन को पूरे बीकानेर के अंदर विद्यार्थी परिषद को प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक इकाई में और छात्र संघ चुनाव में परचम फहराने तक विद्यार्थी परिषद का काम हमने किया। ये जो आप बता रहे हैं कि वामपंथ का गढ़ था डूंगर महाविद्यालय, और वहाँ पे आप भगवा झंडा लेकर के, जैसे कहते हैं कि आप घूमे थे, और इस दौरान आपको आपने जो पैर जमाने की बात की, पैर जमाने वाली बात तो बहुत लंबी दूरी की बात थी। उससे पहले भी आपको बहुत सारे ऐसे संकट झेलने पड़े, कुछ हमले भी हुए, आपका सिर पे जो चोट के निशान है वो बता रहे हैं कि खूब सारे स्टिच भी आपके आए। तो ऐसे समय में इतनी विपरीत थी, उसके अंदर परिवार ने कभी आपको मना नहीं किया कि तुम क्या करने जा रहे हो, इस तरह का? फैमिली बैकग्राउंड मेरा सामान्य बैकग्राउंड था जी। इकलौता था। हाँ। लेकिन कुछ करने का जुनून था। और एक कहावत भी है कि भगत सिंह बोस होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस भी इस जीवन में होना चाहिए, लेकिन मेरे घर पर नहीं, आपके घर पर, पड़ोसी के घर पर होना बिल्कुल, ये चाहिए। कहा जाता है। लेकिन मेरे परिवारजनों का सहयोग रहा और उन्होंने कभी भी मुझे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस बनने से टोका नहीं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। जी। भगवा ध्वज फहराने का हमेशा जुनून था। जी। और जो भी परिस्थितियां आई, आपने जैसे कहा सिर पे स्टिच लगे, हाँ। बीकानेर में छावनी बनवाई, जी। डूंगर महाविद्यालय में कई समय तक छावनी रही, इन सब परिस्थितियों से निकल कर आखिर खुशी होती है कि हमने उस गढ़ के अंदर भगवा फहराया। बड़े एग्रेसिव नेता के रूप में आपका नाम लिया जाता था उन दिनों में कि भगवान सिंह मेड़ते अगर खड़ा है तो उसके इर्द गिर्द अपने आप ही ऐसे लोग आकर के खड़े हो जाते थे जो उनके समर्थक होते थे, ये होते थे। और आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो डिमांड है उसको लेकर के जो आंदोलन चला, और उसके बाद में आनन फानन ये कह दिया गया कि यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, और 4 कमरों में यूनिवर्सिटी खोल दी गई। तब भी आपने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया था, और जितना भी स्टाफ था, जितनी फैकल्टी थी, जो भी अधिकारी, शिक्षक वगैरह जो भी लगे, उनको आपने बंद भी कर दिया था। ये क्या हुआ था? सबसे पहले तो मैं उन सीनियर्स जितने भी रहे जी। आज जो गुमनाम हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी के आंदोलन, इस विश्वविद्यालय के आंदोलन के लिए 1970 से जी, जो नींव की ईंट बने, आज हम नहीं कहते कि हम कंगूरे थे, जी, लेकिन नींव की ईंट में जिन्होंने योगदान दिया उन बीकानेर के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता जी, हूँ। जी, विश्वविद्यालय बना, विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष किया, रात और दिन किया, जयपुर की सड़कें नापी, जी, लेकिन अंततः जो विश्वविद्यालय हमें मिला वो सुखद नहीं था। आनन फानन में विश्वविद्यालय खोला गया 4 कमरों में, शायद स्कूल की बिल्डिंग भी उससे बड़ी होती। बिल्कुल ठीक है। डूंगर कॉलेज के अंतिम छोर एक कोने में खोल दिया गया। और सबसे पहले वाइस चांसलर थे होशियार सिंह जी होशियार चौधरी। सिंह जी, बिल्कुल एक कुलपति प्रिंसिपल की तरह वहाँ पे बिठा दिया गया। 4 कमरों में एलडीसी बिठा दिए गए। ठीक है। एक एलडीसी वाला विश्वविद्यालय जो मात्र और मात्र परीक्षा केंद्र बनकर रह चुका था। उससे पहले हमारी डिमांड थी, विश्वविद्यालय की घोषणा हो गई लेकिन मूल स्वरूप में आया नहीं था। तो हमने आंदोलन किया कि इस बार अजमेर विश्वविद्यालय का फार्म हम नहीं भरेंगे। फॉर्म भरेंगे तो बीकानेर विश्वविद्यालय का भरेंगे। हाँ, ये भी एक डिमांड हुई। लेकिन सरकार अड़ी हुई थी जी। और अंतिम समय में निर्णय नहीं ले पाई थी, तो हमने घोषणा कर दी कि जो अजमेर विश्वविद्यालय के फॉर्म आए उस पूरे बीकानेर संभाग में हम कहीं पर भी एक फॉर्म नहीं भरने देंगे। ठीक है। बड़ी घोषणा थी। कई सरकार के विचार के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये सफल हो, और कुछ प्रशासनिक लोग भी कहते थे कि इतना जल्दी ये हो नहीं सकता। अंततः ईश्वर का आशीर्वाद था, पूरे बीकानेर संभाग के अंदर हमने उन फॉर्मों का विरोध किया और हमने खुद ने छपवा कर बीकानेर विश्वविद्यालय के फॉर्म कि इसको मान्यता दें, अन्यथा आप अपना फॉर्म निकालें। ठीक है। और डूंगर महाविद्यालय में चैलेंज करके, घोषणा करके हमने अजमेर विश्वविद्यालय के फॉर्मों के आग लगा दी थी। ठीक है। और सरकार को घुटने टेकने पड़े। और सरकार भी शायद उन दिनों में आपके ही सरकार बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन छात्र जीवन से जुड़े हुए बिल्कुल, थे, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। मतलब आपने कभी समझौता नहीं किया, कोई सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं? किसी के भी व्यक्ति के, किसी भी संगठन के कोई आपदा आई तो मैंने कभी कोई समझौता किया। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने वो फॉर्मों को जलाया, अग्नि के हवाले किया। कई परिवारजनों का विरोध भी हमें झेलना पड़ा। यहाँ तक भी हमें कहा गया कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हाँ, और दूसरों को पढ़ना देना नहीं पढ़ने चाहते। देना नहीं चाहते, ठीक है। परिवारजनों से प्रशासन ने उनको आगे किया कि आप कैसे भी करके एक फॉर्म खरीद लें, लेकिन बीकानेर की जनता का धन्यवाद, ठीक है। अंतिम समय तक बीकानेर के विकास के लिए वो अड़े रहे और अंततः बीकानेर विश्वविद्यालय के फॉर्म आए। लेकिन उसमें भी दुर्भाग्य रहा कि एक साल में फीस वर्दी कर दी गई। हाँ, जेपी आंदोलन आज भी आपको पता है, जहन में है, मेस फीस वर्दी को लेकर एक आंदोलन हुआ था। जेपी जी से प्रेरणा लेकर हमने भी एक आंदोलन किया। ठीक है। जिस विश्वविद्यालय के लिए हम लड़े, जिस विश्वविद्यालय के लिए हमने संघर्ष किया, बीकानेर की जनता सड़कों पर उतरी और वो विश्वविद्यालय हमें आज मिला तो 4 कमरों का विश्वविद्यालय मिला है। बिल्कुल। और उसमें भी पहले ही वर्ष आपने प्रवेश शुल्क तो था ही नहीं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन था नहीं, जो एग्जामिनेशन फीस है वो बढ़ा दी गई थी। उसको लेकर हमने आंदोलन किया, हमने प्रयास किया कि उसमें संयुक्त छात्र संघर्ष समिति बने, ठीक है। लेकिन सफल नहीं हुए। अंततः विद्यार्थी परिषद के बैनर तले 61 डेज 61 दिन का आंदोलन हमने विश्वविद्यालय के गेट के आगे किया। ठीक है। बात मनती दिखी नहीं, परीक्षाएं सिर पर आ गई, छात्रों का दबाव था, तो हमने घोषणा की कि इस विश्वविद्यालय को हम हमारे कब्जे में लेंगे। ठीक है। वाइस चांसलर, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, इन सब को हमने विश्वविद्यालय के ताले एक दिन पहले हमारे कब्जे में ले लिए थे। वो पूरे विश्वविद्यालय के कैंपस को लॉक करके हम अंदर चले गए थे। ठीक और लगभग उस समय सोशल मीडिया थी नहीं, इतना प्रभाव नहीं था सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप का, लेकिन शायद मेरे हिसाब से राजस्थान का आज तक का पहला इतिहास होगा वो बड़ा आंदोलन कि वाइस चांसलर को भी हमने कब्जे में ले लिया था और कमरे में बंद कर लिया था। रजिस्ट्रार बंद था, डिप्टी रजिस्ट्रार बंद था और तालों में हमने खुद को लॉक कर लिया था। मौके पर जिला कलेक्टर महोदय आए, एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, एसपी महोदय तक ने छावनी बना दी थी और ताले तोड़कर हमें बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया। आप मीडिया जगत का बड़ा सहयोग रहा कि एक खिड़की में से सारी मीडिया ने इंटरव्यू लिया ठीक है। कि आखिर आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, और मीडिया के सहयोग से हम सफल हुए। जिला कलेक्टर महोदय ने ऊपर सीएमओ में बात की और हमारी मांग मानी गई और जो फीस वर्दी थी उसको उसी दिन उस खिड़की में से हमने वापस दिलवाया। ठीक तब हमने विश्वविद्यालय को कब्जे से मुक्त किया। कब्जे से मुक्त किया। ऐसे कई आंदोलन हमने हाँ, छात्र इस जीवन तरह के खूब आपके पूरे जीवन में इस तरह के आंदोलन रहे और एबीवीपी का एक निर्धारित पीरियड होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जी, उसमें अग्रेसिव का नाम दिया जाता है, लेकिन अलग अलग कार्यशैली होती है। मेरी कार्यशैली ये है कि जिस कार्य को हमने हाथ में लिया है जी, उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाना है। बिल्कुल। तो उस अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए हर एक व्यक्ति संघर्ष करता नहीं, हम संघर्ष करते हैं, तो उसको एग्रेसिव का नाम दे दिया। नहीं, एग्रेसिव का नाम इसलिए भी दिया जाता है चूंकि आप संघनिष्ठ हैं, संघ की परंपराओं से जुड़े हैं, तो कोई व्यक्ति जब डायरेक्ट भगवान सिंह मेड़तिया से मिलता है तो उसको लगता है कि यार बड़ा विनम्र है और सारी बातें करता है, लेकिन आपके बारे में जब सुनता है या कि एक जो माहौल बनता है कि आपके साथ इतने लोग तैयार है और तैयार थे, तो उनको एक छवि दूसरी बनती है। तो एक छात्र संघ के नेता के साथ जो छवि बनती है, और आपका जीवन भी इस तरह के संघर्षों से भरा पड़ा है, मैं उसी तरह के संघर्षों में एक बार फिर आपको वहाँ पे लाना चाहूँगा कि एबीवीपी की एक मियादी सदस्यता का होता है कि आप कॉलेज में जब तक रहते हैं या पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तब तक आपका रहता है। उसके बाद में सक्रिय राजनीति में आने से पहले आपने जीवन में एक बड़ा संशय का रहा आपको, आपके साथ जो विचार परिवार है उसने 2-3 बार आपको युवा मोर्चा की राजनीति में लाने के लिए तैयार किया, प्रेरित किया। बल्कि मुझे पता है वो समय कि हमें तो लगने लगा था कि भगवान सिंह मेड़तिया की घोषणा युवा मोर्चा के बड़े पदाधिकारी के रूप में होनी है, लेकिन उस वक्त भी आप मना करके निकल गए और उसके बाद में एक मशक्क़त के बाद में आपको राजनीति में वापस प्रवेश करवाया गया और आप प्रदेश की राजनीति आपने की। उन दिनों में शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो प्रदेश मंत्री का जो पद होता था वो वहाँ से आता था, और इस तरह से पूरा एक एबीवीपी के साथ और उसके बाद में युवा मोर्चा में भी आपने प्रदेश स्तर का काम किया। राजनीति के अनुभव आपके कैसे रहे? मैं बताऊं, मुझे जो सीखने को मिला
वो विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आज भी मेरा जो जीवन है जी। वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो विद्यार्थी परिषद में काफ़ी लंबे समय तक काम किया। विद्यार्थी परिषद में पूरे राजस्थान में छात्र नेता के रूप में एक प्रदेश मंत्री का दायित्व होता है। सब विचार परिवार के लोगों ने मिलकर मुझे प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया और उस प्रदेश मंत्री के दायित्व के नाते मैंने पूरे राजस्थान में तहसील इकाई तक, ठीक है, शायद आज कोई राजनेता करता नहीं होगा तहसील इकाई तक, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि उस संगठन के कारण मैंने राजस्थान के प्रत्येक तहसील इकाई तक प्रवास किया। ठीक और आज तहसील स्तर तक मैं जाऊं तो मुझे वहां पर भी आज मुझे पुराने कार्यकर्ता मिल जाते हैं जो किसी न किसी रूप में सामाजिक संगठन में, राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। उसके बाद में 2010 में जब मैं विद्यार्थी परिषद से मुक्त हुआ तो विद्यार्थी परिषद के निकलने के बाद में माइंड में वही रहता है हमेशा कि छात्र जीवन में छात्र राजनीति की, अब जीवन का पड़ाव भी अलग हो चुका था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे संगठन में विशेषता रहती है कि पूर्व कार्यकर्ता को हेल्प माइंड से पूछा जाता है कि आप किस क्षेत्र में क्या है, संगठन से कोई सहयोग है। तो शुरू से छात्र जीवन में रहे, शिक्षा से बड़ा लगाव था, जुड़ाव था, हमेशा विद्यार्थियों के बीच में रहकर बचपना ही रखना था। ठीक है, इसलिए मैंने कहा मैं एजुकेशन अब से जुड़ना चाहता हूँ। और मन में, जहन में आज भी पीड़ा है, ठीक है, कि इस राजस्थान में संभाग केंद्र होने के बाद भी हमारे से कई गुना सीखकर आगे है, हमारे से कई गुना झुंझुनू शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं। और जब अपने साथियों से, परिवार के लोगों से पूछते हैं कि आपका बच्चा एजुकेशन कहाँ पे कर रहा है, तो बीकानेर छोड़ के अन्यत्र वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और वो भी कौन सी शिक्षा, स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा। तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कि हम उस शहर के बासिंदे हैं जिसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो मैं ये चाहता था कि एक स्कूल शिक्षा जहाँ से बच्चे की नींव, रीढ़ की हड्डी जो तैयार होती है, वो ऐसी शिक्षा में बीकानेर में लेकर आऊँ। और उसमें मैंने प्रयास भी किया, लेकिन मेरे जीवनी को कुछ और स्वीकार था जी। और इत्तेफाकन एक बार प्रदेश कार्यालय से फ़ोन आया। ऋषि जी बंसल मेरे विद्यार्थी परिषद में सीनियर थे, वो प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा थे, और उन्होंने कहा प्रदेश कार्यालय है, आपसे बात करनी है। उन्होंने मुझे कहा कि युवा मोर्चा प्रदेश में आपकी कोई कुछ घोषणा होनी है। मैंने इस पर शब्दों में मना किया, मेरी इच्छा है नहीं। ऐसा करके बात भी हुई, आपके मीडिया जगत पूरा था, न्यूज़ चैनल्स में संभावित नाम भी चल चुके थे जी। मीडिया के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी थी। मुझे दोबारा कहा गया कि भगवान सिंह जी, आपकी कार्यकारिणी में घोषणा होनी है, इसमें नाम है आपका, आप स्पष्ट। मैंने कहा विचार परिवार के लिए जो भी काम है, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, और जो भी काम कहेंगे बिना दायित्व करने के लिए तैयार। ऐसे करके मैं सहज भाव से वहाँ से निकल गया। आखिरकार कार्यकारिणी घोषणा नहीं हुई, मीडिया को भी वापस लौटना पड़ा। 2 दिन बाद में मेरे सीनियर आज भी आत्मीयता हमारे ऊपर झलकाते हैं, सुनील जी बंसल, बिल्कुल, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा भगवान सिंह जी कहाँ पर हो। तो आपने देखा होगा मैं ज़्यादा प्रोटोकॉल में, ज़्यादा हाई प्रोफाइल, आज भी सादा जीवन जीता हूँ, बाइक के ऊपर पूरे बीकानेर शहर भ्रमण करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई कभी भी कहीं पर भी कहे तो जैसे हूँ वैसे रवाना हो जाता हूँ। तो चाय की थड़ी पे बैठे पुराने छात्र नेताओं के साथ चाय और कचौड़ी का आनंद ले रहे थे। उसी शब्दों में कहा, मुझे पता नहीं था किस लिए फ़ोन है। मैंने कहा वैसा चाय का आनंद ले रहे हैं पुरानी थड़ी के ऊपर। तो उन्होंने कहा आपके पास फ़ोन आया, आपको बुलाया, आपने मना कर दिया। मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरी इच्छा कम है, एक बार पुनः सोच लो आप। मैंने कहा नहीं, लेकिन उनका हृदय मेरे लिए बड़ा था। उस समय जो आज के क्षेत्र प्रचारक हैं निम्बा राम जी, विचार परिवार के लोगों ने जो भी सोचा, अच्छा सोचा मेरे लिए, और मेरे से बिना पूछे मैं बीकानेर लौट चुका था और वापस चाय की थड़ी पर कहीं पे ऐसे ही हताई जो बीकानेर में कहते हैं वो कर रहा था। और उसमें एंड्रॉयड मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था, मेरे पास वो छोटा वाला मोबाइल था। उसमें फ़ोन आया कि आपके युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष की घोषणा कर दी गई। अच्छा, वहीं से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। 2009 नगर निगम चुनाव में मेरे माताजी नगर निगम में पार्षद रहे, और अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी मेरे माताजी नगर निगम से दूसरी बार पार्षद है।
जैसा कि आपने अपनी पूरी पृष्ठभूमि बताई कि परिवार बिल्कुल सिंपल था और उसको राजनीति करनी नहीं थी, लेकिन माताजी को राजनीति में उतारने के पीछे भी एक कहानी बनती है आपके साथ, और इसके अंतर कथाएं तो खूब सारी है, लेकिन मोटी मोटी बात ये आती है कि भगवान सिंह जी को टिकट देने के लिए तैयार था पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो भी पैनल था वो तैयार था, लेकिन कोई तकनीकी वजह ऐसी बनी थी, वो तकनीकी वजह आप ही खोलना, और वो तकनीकी वजह भी आपके, अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चाहते तो वो सुलझ सकती थी, उसका निदान हो सकता था, लेकिन वो तकनीकी वजह बनी और बनने की वजह से आप राजनीति में, मतलब जो सक्रिय चुनाव की राजनीति है उसमें नहीं है, और अभी माताजी आपके हैं और एक पार्षद प्रतिनिधि के रूप में आप कर रहे हैं। वो क्या था, और इस तरह के जो संकट आते हैं युवाओं के सामने राजनीति में, इस तरह के जो संकट आते हैं, क्या वास्तव में ये ऐसे संकट होते हैं कि जब उनकी राजनीतिक हत्या हो जाती है? मैं राजनीतिक जीवन में नया था जी, मेरे लिए वो जो कबड्डी का मैदान था वो भी नया था जी, लेकिन जो मेरे ब्लड में था, जी, जो जिस विचार में मैं पला बढ़ा, जी, जिस विचारधारा में मैं पला बढ़ा, तो मुझे कहीं पर भी 1% भी संकट महसूस नहीं हुआ। ठीक बात है। कहीं पर भी मैं अकेला महसूस नहीं किया। विचार परिवार ने मेरा खूब सहयोग किया। जी, आज के वर्तमान के राज्यपाल पंजाब के जी, गुलाब चंद जी कटारिया जी, उस समय के गृह मंत्री थे और राजस्थान नगर निगम चुनाव के पूरे के प्रभारी थे। ठीक है। मुझे खुशी है कि मेरे संगठन ने, मेरे विचार परिवार ने मेरे पे इतना विश्वास जताया कि उस समय 60 वार्ड हुआ करते थे बीकानेर। बिल्कुल। 59 वार्ड की टिकट डिक्लेयर कर दी गई। एकमात्र वार्ड था मेरा 46 जी, जिसकी टिकट डिक्लेयर नहीं की गई। उसके पीछे कुछ वैचारिक राजनीतिक लोगों का विवाद था टिकट डिक्लेयर को लेकर। जी, 2 पैनल पहुंच गए थे। पैनल पहुंच गए थे, सही है। एक पैनल सेलेक्ट हो चुका था, एक हुआ नहीं था। उसको लेके गलत जगह पे गलत प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के बाद में जब विवाद बढ़ा तो जैसे आप कहते हो अग्रेसिव हमें सहन नहीं, और हमने उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया। वो जहाँ पे प्रदर्शन किया गया था वो आपकी निष्ठा की जगह थी। वो निष्ठा मेरी नहीं, आज पूरे विश्व में वो निष्ठा का केंद्र है। बिल्कुल। और उस निष्ठा के केंद्र पर कहीं पर भी कोई भी आघात पहुंचाएगा तो वो सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उस क्रिया की प्रतिक्रिया मैंने स्वयं की। मुझे कतई ये कहने में डर नहीं है जी, और भविष्य में भी मैं कतई कहने से डरूंगा नहीं कि मैंने ऐसा किया। जी, मैंने किया, और भविष्य में भी किसी भी सनातनी पे या किसी भी सनातन धर्म पे कोई भी चोट पहुंचाएगा जी, तो उसका करारा जवाब मैं दूंगा। बिल्कुल। और उसी का खामियाजा जो है वो मुझे राजनीतिक लोगों ने भुगताया। और अंतिम समय तक जो मुकदमा था मेरा विड्रॉ नहीं किया गया। जी, और विड्रॉ नहीं करने के कारण मैंने संगठन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे कारण संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का एक नॉमिनेशन खारिज नहीं हो जाए, जिसका कलंक मैं जीवन भर नहीं भोग क्या सकता। बात है, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने प्रदेश कार्यालय और राजस्थान के उस समय नगर निगम चुनाव के प्रदेश के प्रभारी गुलाब चंद जी कटारिया को मैंने कहा ये टिकट आप संगठन के किसी अन्य व्यक्ति को दे दें, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन स्वाभाविक रूप से रद्द हो जाएगा। ठीक बात। मैंने संगठन को भ्रम में नहीं रखा और अवगत कराते हुए खुद ही विड्रॉ कर लिया। अगर उस वक्त आप चुनाव लड़ते तो शायद बहुत सारे लोगों को ये डर था कि कहीं आप कोई बहुत बड़ी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो जाओ या कुछ हो जाओ, कोई भी राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को विड्रॉ किया और इस विड्रॉ की वजह से एक ऐसा, जो कि आपने कहा कि आघात, उस जगह पर आप आघात सहन नहीं करना चाहते थे जहाँ से आपने संस्कार लिए, जहाँ से आपने दीक्षा ली, या कि आपने समाज में काम करने का जो एक संकल्प लिया वो लिया, और वही संगठन था जिस पर आगे जा कर के आप PhD करते हैं, आप डॉक्टरेट करते हैं, आपकी जो पूरी की पूरी शिक्षा है, जो मतलब एक, मुझे लगता है कि आज की राजनीति में आप जैसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने शिक्षा के प्रवाह को लगातार आगे बढ़ाते रहे। आपने MA की, BA, मुझे लगता है लॉ भी आपने शायद की, MPhil आपने किया, गोल्ड मेडल के साथ आपने MPhil किया है, और फॉरेंसिक डिप्लोमा किया है। हमारे मीडिया जगत को भी आपने छोड़ा नहीं और उसमें भी जाकर के आए। हाँ, आप लोगों ने कभी, हम मीडिया लोगों से जैसे, तो आपने ये भी नहीं छोड़ा, उसके साथ आपने PhD भी की, तो RSS पर की। वो जो PhD थी, इसका विषय आपने कैसे चुना और किस तरह से ये महत्वपूर्ण है? मैंने बताया विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था जी, और जब एक शिक्षा जगत में एक पड़ाव आता है, वो पड़ाव आया तो मुझे कहा मुझे शोध करना है। जी,
और शोध करने से पहले उस विषय का चयन करना एक बड़ी कठिनाई होती है। मैंने काफ़ी समय शोध के विषय का गहन चिंतन किया और अंततः मेरा चिंतन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आकर संपन्न हुआ। जी। वो इसलिए हुआ कि हमारे देश ने सैकड़ों वर्षों तक गुलामी सहन की जी। और उस गुलामी सहन करने के बाद आज देश आज़ादी के 76 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन आज भी वो पराधीनता, वो गुलामी हमारी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं झलकती है। उस समय इस देश को, इस देश के युवाओं को खेल के मैदान में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करके एक मोती के रूप में, एक धागे में पिरोने वाला एक संगठन था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन था। तो मैंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दर्शन, ठीक बात है, जो सबके बीच में जाके नैतिक दर्शन में, सामाजिक दर्शन में काम करता है, क्यों मैं फिलोसफी का स्टूडेंट रहा, तो इस दर्शन के ऊपर मुझे मेरा अंतिम निर्णय जो था चयन का, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे हुआ। वो तो संघ पर ही आपने किया। और संघ अभी जो शताब्दी वर्ष मना रहा है, अपनी स्थापना का जो संघ है वो शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो इस रूप में जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है तो इस रूप में कोई किताब भी लाने का, क्योंकि मुझे लगता है कि एक संघ का स्वयंसेवक जो बचपन से, बाल्यकाल से संघ की शाखा में जा रहा हो और फिर वहीं से उसने अपनी प्रोग्रेस की और उसी को सब कुछ मानता हो, तो उसकी जो दृष्टि होगी वो बजाय उन लोगों के जो बाहर से संघ को देखते हैं उनसे अलग होगी। तो इस तरह से कोई किताब भी आप लाने का मन बना रहे हैं? देखो, संघ को शुरू से जो लोग पचा नहीं पाए जी, संघ के बारे में नेगेटिव बात भी करते हैं जी, और जो जुड़े हैं पॉजिटिव बात है, मैं तो उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि संघ किसी से अछूता नहीं है जी, इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है। एक बार इसको आकर दिल से जुड़कर एक बार संघ के मैदान में आकर देखो, आपको ये लगेगा कि इससे बढ़िया, इससे सामाजिक समरसता फैलाने वाला, एक सामाजिक कुटुंबता पैदा करने वाला, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को वापस संजोहित करने वाला कोई संगठन है नहीं। इसलिए इसके अंदर घुसकर देखा जाए। और जो आपने कहा शताब्दी वर्ष है जी, तो ये तो योजना संघ के लोगों ने बनाई है। शताब्दी वर्ष पर बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विस्तारक निकाले गए हैं और संघ में ऐसे लोग, प्रचारक, जो अपना सब कुछ छोड़कर जीवन, परिवार, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, संपन्न परिवार से हैं जी। ऐसे भी कई लोग हैं जिनके परिवार में पीछे परिवार को कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इस राष्ट्र के लिए अपना सब जीवन पर्यंत न्योछावर कर कर सब कुछ त्याग करके एक प्रचारक के रूप में निकल रहे हैं। ऐसे कई लोगों की 100 वर्षों में जो यात्रा है उसको देखते हुए मैंने भी शताब्दी वर्ष पर एक पुस्तक निकालने का निर्णय किया। आप भी इस तरह का कोई काम करेंगे? एक बीच में सवाल जब आपकी बात है उसमें जुड़ गया कि आपने कहा कि लोगों को करीब से देखना चाहिए। पिछले दिनों संघ के आपके बड़े पदाधिकारी होशबोले जी, उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा था कि उनको आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये तो कुछ लोग मान रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक बातें हैं, राहुल गांधी नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, तो इस तरह से भी क्या ये इससे मतलब राहुल गांधी वहाँ पे आएंगे तो आपको लगता है कि उनके विचारों में कोई परिवर्तन होगा? मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, अभी कहा मैंने, संघ को करीब से आकर देखना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपने कहा तभी ये सवाल आया है। और राहुल गांधी ही क्यों नहीं, मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी के परिवार के लोग भी कई संघ के कार्यक्रमों में आए हैं और संघ के कार्यक्रम में मंच पर कह के गए हैं कि संघ के बारे में जो हमारी परिकल्पना थी वो आज बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। तो मैं तो राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ कि अपनी जो यात्रा है उनकी, संघ के कार्यक्रम में आएंगे, संघ से जुड़ेंगे तो जरूर उनकी यात्रा है वो, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपका सक्रिय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति के साथ जुड़ना, और इन दिनों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि आपने एक तरह से झिंझोड़ करके जिला प्रशासन को और जो मशीनरी है बीकानेर की उसको आपने एक चेतना में ला दिया है कि पूरा शहर, बल्कि पूरा डिवीज़न, बल्कि पूरा देश नशे में है और उसको निकालने के लिए आपको प्रयास करने पड़ने चाहिए। पिछले दिनों आपने बड़ा आंदोलन किया, आपके साथ पूरी एक टीम थी, अकेले आप नहीं थे, लेकिन आप उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो आपने जो आंदोलन किया उसके बाद से मुझे लगता है कि प्रशासन जाग गया है। जागना बहुत पहले चाहिए था लेकिन जाग गया है। तो इस पूरे इसकी रणनीति आपकी क्या होगी? क्योंकि प्रशासन ने 15 दिन का एक कार्यक्रम दिया है,
थड़ी गाड़ों पर भी जाएगा, डेयरी बूथों पर भी जाएगा, जहाँ पे नशा मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपने एक उनको चुनौती भी दी थी कि पुलिस वालों के लिए आपने कहा था कि इनकी बंदियां बंधी हुई है और आप हमारे साथ चलिए, बाइक पे बैठ के चलिए, हम आपको बताते हैं कहाँ नशा बिक रहा है। तो ये पूरी रणनीति क्या होगी, ये चिंता क्या थी? क्योंकि बड़ा हब बन रहा है। आप जैसे शिक्षा की बात करें, मुझे तो लगता है कि नशे का भी बहुत बड़ा हब बीकानेर बन चुका है। जब पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी करके ड्रोन के जरिए आती है तो आप सोचो कि क्या हो रहा होगा बीकानेर में। तो आपकी रणनीति, आपकी सोच क्या है इसमें? हरीश जी, मैं आपको एक बार पुनः इस पूरी इंटरव्यू के अलग हटकर मैं कहना चाहता हूँ, आपने इस विषय को छुआ, उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। आप बीकानेर के नागरिक हो, जन्मे बसे जाए हो। बड़ी पीड़ा होती है जब इस बीकानेर जैसे शांत क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर किसी धर्म और जाति के नाम पर कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई, कभी भी कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, गंगा जमुना तहजीब लिए हुए बीकानेर शांत क्षेत्र है। बिल्कुल। आपने देखा होगा बहुत ठंडी तासीर के लोग हैं। तासीर के लोग हैं यहाँ के। चाहे कुछ भी घट जाए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उस तासीर के लोग। मैंने कभी भी कोई आंदोलन परिणाम तक नहीं पहुंचाया, ऐसा मैंने कर्म किया नहीं। आपने पहले भी कहा था कि एक पूरा आपका फ्रेम होता है। मैं परिणाम तक पहुंचाने तक अंततः लड़ता हूं, चाहे मुझे उससे किसी से भी लड़ना पड़े, किसी भी हद तक लड़ना पड़े, और मेरा चाहे व्यक्तिगत या मेरी टीम का व्यक्तिगत कितना भी नुकसान हो जाए, मैं वो सहने के लिए तैयार रहता हूँ। इस पर हमने होमवर्क किया, और आप मान नहीं सकते, अब खाली युवाओं की नहीं कह रहा मैंने ऐसी ऐसी बच्चियां देखी। एक सुबह 5 बजे की घटना में मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था, अच्छे परिवार की बच्ची स्कूटी लिए सुबह 5 बजे मुझे मिलती है, हाथ जोड़कर मुझे कहती है, भाई साहब मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे नशा दिला दो। एडी से चोटी तक वो पूरा कंपन कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पिताजी का क्या नाम है? उसका सपाट एक ही जवाब था कि आप जो पूछना चाहते हो मैं सारा इंटरव्यू मेरे से बाद में ले लेना, पहले नशा दिलाओ। पापा जी, मम्मी जी, मेरा एड्रेस मैं सब बता दूं, मुझे नशा दिला दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। ये स्थिति उस बच्ची की थी। एक 11th क्लास का बच्चा सुबह 11 बजे स्कूल ड्रेस के अंदर स्कूल बंक करके टैक्सी स्टैंड के ऊपर लेटा हुआ था, नशे के इंजेक्शन लगाए हुए थे उसको। क्या बात। उसके आईडी कार्ड से हमने स्कूल से इन्फॉर्म पता करके उसके परिवारजनों को बुलाया। अच्छा सज्जन परिवार आया, और उन्होंने उसकी माँ को मैंने बिलखते हुए देखा, उसके पैर पकड़कर जगा रही है, वो गाल कैसे मार के, बेटा खड़ा हो जा, गाड़ी में बिठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इतना बेसुध था कि वो सड़क पे गिरा हुआ था। इन सब को देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मेरे सब मित्र लोगों से बात की, समाज के प्रबुद्ध लोगों से बात की, और मैंने ये निर्णय किया, ये किसी राजनीतिक संगठन का नहीं, किसी एक पर्सनल सामाजिक संगठन का नहीं, ये किसी व्यक्ति का नहीं, यह प्रत्येक घर की समस्या हो सकती है। हो सकता है आज मेरा घर इससे अछूता हो, आपका घर अछूता हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस से हम नहीं कह सकते कि कल भी मेरा घर आपका घर अछूता रहेगा। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात। तो मैंने सब लोगों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, सब धर्म गुरुओं से, सब राजनीतिक लोगों से मैंने बात की कि इस बीकानेर की आबो हवा बचाने के लिए हमें इन सब बंधनों से मुक्त होकर एक मंच पर आना पड़ेगा। उस मंच का कोई संयोजक नहीं होगा, ठीक है, कोई अध्यक्ष नहीं होगा, ठीक है, कोई बैनर नहीं होगा। बीकानेर उड़ता बीकानेर नहीं बनने देंगे, इस मुहिम को लेकर काम करेंगे। हमने अध्ययन किया प्रत्येक थाने में। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप किसी थाने के थानाधिकारी हो और आप नहीं चाहते हुए आपके थाना इलाके में कोई नशा बिक जाए, पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। सामने एसपी महोदय को कहा, यानी एसपी साहब, किसी थानाधिकारी कोई भी है, उस थानाधिकारी में कोई गलत करते हो जाए, वो थानाधिकारी नहीं चाहते हुए, ये संभव नहीं है। ये आम व्यक्ति से पूछा, आप तो पुलिस खाकी वर्दी में, मैं कह रहा हूँ आम व्यक्ति से पूछे ना। एक आम व्यक्ति को आप एक दिन का थानाधिकारी बना के बताओ, बिल्कुल, क्या वो बिकने देगा? नहीं बिकने देगा। आप इन परिस्थितियों को समझो। मेरी शिकायत भी काफ़ी हुई जी। अच्छा, कि जैसे आपने कहा मीडिया भी नेगेटिव चीज़ ज़्यादा पकड़ती है, मीडिया ने भी काफ़ी इंटरव्यू किया, हालांकि मैंने मीडिया से भी सहयोग मांगा कि इसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस विषय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखकर इसको आप ये मानना ये आपका आंदोलन, इसमें सहयोग करना जी। लेकिन फिर भी मीडिया जगत में कहीं ना कहीं कोई सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा आपका पार्टी सत्ताधारी रूलिंग पार्टी है और आप ऐसी बात कर रहे हो।
मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री महोदय महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार को लेकर, राजस्थान में नशे की तस्करी को लेकर बहुत संवेदनशील है। ठीक बात है। लेकिन जो नीचे वाला सिस्टम है ना, उनकी चमड़ी मोटी हो चुकी है। वो चमड़ी मोटी जब तक रहेगी उसको कोई राजनीतिक व्यक्ति या रूलिंग पार्टियां नहीं सुधार सकती। जी। उन जो मोटी चमड़ी के जो लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको आम जनता घर से निकलेगी और उस घर से एक भगत सिंह, एक सुभाष चंद्र बोस नहीं, प्रत्येक घर से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसे विचारों के लोग निकलेंगे। बिल्कुल। और सड़कों पर आएंगे। जो बीकानेर की जो ठंडी तासीर है, जी। मैं उसमें राजनेताओं की भी कमी नहीं मानता। ठीक है। राजनेता भी इसलिए ठंडे हो चुके हैं उनको जगाने वाला क्योंकि जनता जब तक नहीं जगाएगी तब तक नेता कैसे बोले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जनता नेता को जब तक जोरेगी नहीं तब तक उनको भी नहीं पता चले। मैं तो सभी राजनेताओं से, चाहे वो मेरी पार्टी के लोग हैं, चाहे दूसरी विरोधी दल के लोग हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़कर एक आम नागरिक के नाते ही अपील करूंगा, जी। ये अभी तक अपने बीकानेर में घुलने लगा है। जी। मैं आज बात करूं गंगानगर हनुमानगढ़ से, ठीक है, मिटा दो, तो मैं एक शब्द यूज में लूंगा, ट्रेडिशनल। जी। तो वो ट्रेडिशनल बन गया वहां पे। अच्छा अच्छा। मैं नहीं चाहता कि बीकानेर बीकानेर में भी, जैसे आज बीकानेर में रेल फाटक की समस्या है, जी। अब वो बीकानेर के जहन में, रगों में बस गया। फाटक बंद है, एक घंटे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कल अभ्यस्त हो गए हैं इसके। कल को मैं यही शब्द, ये जो अभ्यस्त शब्द है ना, ये बीकानेर के दिल में, रगों में है। जी, जी। हर चीज के तुरंत प्रभाव से अभ्यस्त हो जाते हैं, अभ्यस्त हो लेकिन किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठाते हैं। मैं आपके इस मंच से ये अपील करता हूँ, ये अभ्यस्त होने की आदत छोड़ें, सड़कों पर जन आंदोलन के रूप में उतरें, नहीं तो कल इस नशे के भी आप अभ्यस्त हो जाओगे कि ये तो क्या है, चलता है ऐसे, क्या करें, आजकल चलने लग गया। ये सब कम से कम इस नशे को लेकर हमने एक मुहिम छेड़ी है जी। और इसको हम अंतिम परिणाम तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें उसका कोई खामियाजा भुगतना पड़े। जी। अंदरूनी हमें धमकियां भी मिल रही है। ठीक बात है। काफी लोग, आपको पता है, ये कोई एक दो तस्कर नहीं, बड़ा है, रैकेट है, बड़ा रैकेट है। वो भी खाली मैं बीकानेर का नहीं कहना चाहता, उसमें व्हाइट कॉलर के भी लोग हैं, जी। राजस्थान के बाहर के भी लोग हैं। और जब जब पेट पे लात पड़ती है ना, तो वो किसी भी परिणाम पर उतरने के लिए था। तो मैं आज आपके मन से कहता हूँ, उस परिणाम हो सकता है हमें भुगतने पड़े, लेकिन हम तैयार हैं इस बीकानेर की जनता की। तैयार है। और ये तैयारी कहाँ तक की है, भगवान सिंह जी से मैं जरूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो सफ़र है और जिस तरह का संकल्प, जिस तरह का बीड़ा आपने उठाया है, वो बहुत बड़ा है। उसको करने के लिए आपको पॉलिटिकल ताकत भी चाहिएगी और आपको ये भी पता है कि आपको एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने से रोकने वालों की भी कमी नहीं है। तो क्या संकल्प है, क्या सपना है आपका आने वाले दिनों में? एक पॉलिटिशियन भगवान सिंह जी से मैं अगर ये पूछूं कि वो आने वाले दिनों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो वो क्या होगा? मैं देखो कर्म करने वाला व्यक्ति हूँ जी। दर्शन का विद्यार्थी हूँ जी। निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूँ, राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये तो बिल्कुल किनारा नहीं करूँगा कि मेरा किसी भी प्रकार का कोई इस राजनीति से नहीं लेना है। हाँ। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसको मैंने मेरा गुरु माना है, जी। भगवा ध्वज, बिल्कुल, उस भगवा ध्वज का जो भी निर्णय मेरे स्वयं के लिए होगा, उसको मैं किसी भी प्रकार से स्वीकार करने के लिए जी। तैयार हूँ। और इस जो नशे की मुहिम है, उसको लेकर हमने निर्णय किया है, बीकानेर से सभी क्षेत्र के लोग, हम मुख्यमंत्री से जल्द ही ठीक है एक लंबी वार्ता करेंगे। जी। मुख्यमंत्री महोदय ने भी अभी पिछले विधानसभा सत्र के अंदर ठीक है नार्को की टीम का गठन किया है, 2 एसपी, एडिशनल एसपी, ऐसे करके एक पूरी टीम। तो उनसे हम मांग करेंगे कि बॉर्डर एरिया बीकानेर है, जी। तो एसपी बीकानेर के लिए भी एक नार्को का अलग से लगाया जाए, ठीक है, ताकि बीकानेर में, क्योंकि बॉर्डर एरिया आपने बताया, पहले बच्चे आप हम लोग देखते थे कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हाँ, और आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ड्रोन उड़ रहा है, एक ड्रोन उड़ रहा है और ड्रोन अफीम गिर गया, कोकीन गिर गया, नित नहीं और वो तो एक आधा मिलता है, पता नहीं कितनी मात्रा में पाकिस्तान से गिरा कर चले जाते वो हैं। तो एक था पैकेट, पता नहीं कितने पैकेट इससे पहले आ गए। जब हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जी जी जी, अफीम की तस्करी, इनकी कोकीन की तस्करी, ऐसे ऐसे नाम है जो आपने देखे नहीं होंगे। बिल्कुल। और शायद हमारे बच्चों को भी ये नहीं पता होगा, कभी कोई टेस्ट करा दें, हाँ, वो कि ये देखो ये टॉफी है या कुछ और है, किसी भी प्रकार से तो हो नहीं सकता, उनके रगों में भी पहुंचे, उससे पहले हमें संभलना होगा। और उसके बाद में हमने निर्णय किया है
फिर भी अगर हमें सफलता नहीं मिली तो बिना टीम बनाए, बिना टीम में गठित किए जी पहली बार ऐसा प्रयास कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर भी हमारा साथ देगा। हम सिर्फ मात्र घोषणा करके जी सभी सामाजिक संगठनों से, सभी व्यापारिक संगठनों से, सभी राजनीतिक संगठनों से घोषणा करके बीकानेर बंद की अच्छा कि एक दिन बीकानेर इस जहर से मुक्ति पाने के लिए बंद रहेगा। बिल्कुल और मुख्यमंत्री महोदय को कहेंगे कि एसपी महोदय हमारे बीकानेर में तय करेंगे कि बॉर्डर एरिया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस कार्यक्रम में आप पधारे। ये थे भगवान सिंह जी मेड़तिया, जिन्होंने संघर्ष का जज्बा है और आगे बढ़ने की ललक इस रूप में है कि समाज एक बहुत साफ सुथरा समाज रहे। संघ को सर्वे सर्वा मानने वाले भगवान सिंह जी ये चाहते हैं कि अगर उन्हें वहाँ से कोई आदेश होगा तो वो नहीं रुकेंगे, ना कभी रुके हैं। अगले ऐसे ही किसी चेंज मेकर्स कार्यक्रम में हम एक नई हस्ती के साथ, एक नए लीडर के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। भगवान सिंह जी, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ऐसा मंच उपलब्ध करवाया। थैंक यू।